हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 13th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.12, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि द गिवन ग्राफ शोज़ वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, Q और V के बीच में। Q क्या हो गया? Q है चार्ज, Q चार्ज और V पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस में। और बोल रहा है कि दो कैपेसिटर हैं C1 C2, उनका ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। एक ही ग्राफ में दोनों कैपेसिटर्स का ग्राफ बना रखा है। तो बोल रहा है बोथ द कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C1। मतलब दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास जिनके प्लेट सेपरेशन सेम है और एरिया C2 का ज़्यादा है C1 से। मतलब पहले बना लेते हैं, यहाँ पे एक हम कैपेसिटर ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है ये D मान लेते हैं और इसका एरिया मान लेते हैं A1, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर बना लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच में भी डिस्टेंस D है, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों कैपेसिटर्स का जो प्लेट सेपरेशन है वो सेम है। इसको C1 ले लेते हैं और ये C2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एरिया ले लेते हैं A2। तो जो बोल रहा है A2 है वो ज़्यादा है, C2 का बोल रहा है ना, एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1। तो A2 जो है वो ज़्यादा है A1 से, प्लेट सेपरेशन सेम है, ठीक है। और तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, हमें फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस का होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो C1 को लिख लेते हैं, C1 इक्वल टू A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D। ऐसे ही C2 को लिख लेते हैं, C2 इक्वल टू A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो A2 है वो A1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C2 होगा वो C1 से बड़ा हो जाएगा ना। तो C2 ग्रेटर देन C1 बोल सकते हैं ना, क्योंकि एरिया बड़ा है इसका, तो C2 बड़ा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है इसने, विच लाइन A और B ये ग्राफ के अंदर कॉरस्पॉन्ड्स टू C1 एंड Y। C1 कौन सा होगा A और B में से, ठीक है। तो कौन सा होगा, अब देख लेते हैं। यहाँ Q और V के बीच में ग्राफ बनाया है। हमें पता है जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q अपॉन V, यही होता है ना। तो Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, ठीक। अब देखो Q जो है वो Y एक्सिस है और V जो है वो X एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम Q और V का ग्राफ बनाएंगे जिसमें Q Y एक्सिस है, V X एक्सिस है, तो C बन जाएगा स्लोप। तो C विल बी स्लोप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक। ये लाइन की इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें जो 2 होता है वो हो जाता है स्लोप, ठीक। तो यही हम चीज इसका यूज कर लेंगे कि q इक्वल टू CV। तो यहां पे जो C होगा वो बन जाएगा स्लोप, ठीक है। और स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है ये tan थीटा। स्लोप होता है हमारा tan थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है ये वाला एंगल। इसको थीटा क्या ले लें, थीटा 1 ले लेते हैं, चलो थीटा A ले लेते हैं। और ये हो जाएगा थीटा B ले लेते हैं, ठीक है। तो ये tan थीटा होता क्या है, ये वाला एंगल जो x एक्सिस से बनता है। अब देखो यहां पे कौन सा एंगल ज्यादा है, थीटा A ज्यादा है ना। थीटा A ज्यादा है, थीटा A ज्यादा हो गया थीटा B से। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ ये वाला जो भी ये कैपेसिटर होगा A वाली लाइन का स्लोप ऑफ लाइन A मोर देन स्लोप ऑफ लाइन A ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन B, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन ए का मतलब क्या हुआ, स्लोप होता किसके बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर। इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं
स्लोप तो यहां पे कैपेसिटेंस हो जाएगा ना, तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। तो फिर सी ए ग्रेटर देन सी बी, मतलब जो कैपेसिटेंस ये ए वाली लाइन का होगा वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा ज्यादा है इसमें से? C2 ज्यादा है। इसका मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर CA CB से ज्यादा है और हमें पता है कि C2 C1 से ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर्स में, तो C2 हो गया कॉरेस्पॉन्ड्स टू CA। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम रिलेट कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि C2 जो हो जाएगा वो CA के बराबर है। ठीक है, तो मतलब सेकंड कैपेसिटेंस, इसमें पूछा ना विच कैपेसिटेंस विच लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू C1, तो C1 हो जाएगा CB के बराबर। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट कैपेसिटेंस C1 है वो B लाइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि C1 कम है और C2 ज्यादा है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो C1 है वो B लाइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और अब आगे बढ़ते हैं, 27 देखते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें 27 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है 2008 फॉरेन में। इसमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q विद वोल्टेज V। तो इसमें भी एक ग्राफ दे रखा है चार्ज और वोल्टेज के बीच में फॉर टू कैपेसिटर्स K एंड L। दो कैपेसिटर्स हैं K और L, उनका ग्राफ दे रखा है, ऐसा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही कुछ ग्राफ दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है इन विच कैपेसिटर इज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। किस कैपेसिटर में ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो हम पहले यहां पे देख लेते हैं कि कौन सा कैपेसिटर ज्यादा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, C इक्वल टू क्यू बाय वी, ये हमें पता ही है। तो Q इक्वल टू CV। तो अब अगर Q y एक्सिस है और V x एक्सिस है, तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा स्लोप। ठीक है ना, और वो क्या होता है? tan थीटा। और यहां पे हमें पता है थीटा, ये ले लेते हैं थीटा K, और इसको ले लेते हैं थीटा L। ठीक है, थीटा L ले लेते हैं ये। तो यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा L जो है ज्यादा है, थीटा L ज्यादा है थीटा K से, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ज्यादा होगा L वाली लाइन का। ठीक है, तो जो भी कैपेसिटर होगा C कैपेसिटर L ज्यादा होगा कैपेसिटर K से। ठीक है, तो हमें पता चल गया, ये ऐसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक, अब दोनों ये Cl तो ज्यादा हो गया, अब हमें बतानी कि एनर्जी किसके अंदर ज्यादा स्टोर होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला हमें पता है, WL क्या हो जाएगा? हाफ CL V स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने यहां पे माना है कि जो हम कैपेसिटर को लगा रहे हैं, दोनों कैपेसिटर को, मान लो यहां पे CL है। ठीक है, इसको हम किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो वो जो बैटरी है वो सेम है। ठीक है, दो कैपेसिटर ले लेते हैं CL CK, और दोनों को अगर हमने सेम बैटरी से जोड़ा तो किसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो इसीलिए ये V कांस्टेंट हो गया दोनों केस में। ठीक, अब WK क्या हो जाएगा? हाफ CK V स्क्वायर। अब हमें पता है CL ज्यादा है, तो CL ज्यादा है तो WL अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन L विल बी मोर देन एनर्जी स्टोर्ड इन K। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कि एनर्जी स्टोर किस में ज्यादा होगी? L वाले कैपेसिटर में। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 28 देखते हैं। ये 2011 फॉरेन में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट ब्रैकेट में एयर है कैपेसिटर्स C1 C2 हैव कैपेसिटेंस C ईच। मतलब दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, ऐसे मान लेते हैं दो कैपेसिटर्स हैं, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इसको ये ले लेते हैं, एक और कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस C है। एयर कैपेसिटर बोल रहा है वो, मतलब इसके बीच में हवा भरी हुई है अभी, तो इसका कैपेसिटेंस भी C है और इसका भी C हो गया। ठीक,
अब आगे बोल रहा है द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन। इनके बीच में, इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ऐसे दिखाया गया है। तो ये एक्चुअली C1 है, ये C2 ले लो। अभी दोनों का इनिशियल कैपेसिटेंस बराबर था, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर थे, ठीक है। तो जब इनके बीच में हवा भरी होगी तो इनका कैपेसिटेंस बराबर है, वो सीधे रखा है। अब इनके बीच में क्या भर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया जैसे दिखाया गया है। तो डाइलेक्ट्रिक ये लंबे भर देते हैं इसमें। एक में डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया K, ठीक है। C1 के अंदर K मटेरियल का एक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर ये भी भर दिया ऐसे, आधा ऐसे कर देते हैं, आधा आधा। ये हो गया आपका K1, इसको K1 ले लेते हैं। ये K1 हो गया और यहां पे K2 हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे भर दिया। तो अब वो क्या आगे बोल रहा है, इफ द टू कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस। अब इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो अभी भी बराबर है। पहले तो बराबर थी जब हवा था, इनके बीच में जब हवा थी तब भी ये कैपेसिटेंस बराबर थी, वो तो आइडेंटिकल थे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद भी ये कैपेसिटेंस बराबर ही है, वो ऐसा बोल रहा है। तो बोल रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, K1 एंड K2, ठीक है। तो हमें रिलेशन निकालना है K1, K2 और K के बीच में। तो ठीक है, अब कर लेते हैं इसको। ये सब लेंथ वगैरह दे रखी है। अब हम C1 देखते हैं कितना होगा। C1 क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, इनिशियली क्या था, जब हवा भरी हुई थी तो C था ना, उसने बोल रखा है कैपेसिटेंस C था। जब हवा भरी हुई थी कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। अच्छा, A जो ये दे रखा है, ये L दे रखा है, L मतलब लेंथ है, लेंथ कोई बात नहीं, हम एरिया ले लेते हैं। A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाता है हमारा, हमें पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो K टाइम्स हो जाता है, K टाइम्स पुराना वाला, तो K टाइम्स C हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक। ये हो गया, ये हो गया। C1 की वैल्यू ये आ गई K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब हमें देखना है कि ये C2 कितना होगा। देखो C2 में आधा भरा हुआ है K1 और आधा K2 भरा हुआ है। तो इसको कैसे निकालें, इसको तो हम सीधा तो लिख नहीं सकते कुछ, क्योंकि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, पूरा भरते हैं उस कैपेसिटर में, तब हम K टाइम्स करते हैं। लेकिन आधा आधा भरा हो तो क्या करें। अब देखो, आधा आधा भरा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम दो कैपेसिटर मान सकते हैं, ठीक है। दो कैपेसिटर मान लेते हैं, ऐसा कुछ। ये इसको एक कैपेसिटर मान लो, ये है ऊपर वाला आधा कैपेसिटर, और एक नीचे वाला हो गया। तो हम ऐसे को ऐसा बोल सकते हैं, जो आधा कैपेसिटर है ये हो गया ये वाला, ठीक है। और ये जुड़ा हुआ है नीचे वाले के साथ पैरेलल में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं, क्योंकि देखो सीरीज क्या होता है, सीरीज तो होता है ना एक के बाद एक, पैरेलल वो एक के नीचे एक के अक्रॉस, मतलब एक दूसरे के अक्रॉस लगे हुए ये, तो हम बोल सकते हैं पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है। और देखो दूसरी चीज ये भी बताता हूं, इस प्लेट का, पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कुछ V1 होगा, V1 पोटेंशियल, और इसका कुछ V2 होगा पूरी प्लेट का। तो इस रेड वाली प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 माइनस V2। और ये ब्लैक वाली प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही होगा, V1 माइनस V2। पूरी प्लेट का सेम पोटेंशियल है ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर रेड वाले को हम कैपेसिटर मानते हैं, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस ब्लैक वाली प्लेट्स के अक्रॉस है, मतलब नीचे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जब अगर दो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो वो पैरेलल में हो जाते हैं ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में हो गए। इनको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक, ऐसे जोड़ देते हैं। अब इसका कैपेसिटेंस, इसको हम मान लेते हैं, चलो एक इसको क्या माने, C3 मान लेते हैं। चलो C3, इस वाले रेड वाले आधे कैपेसिटर को, जो ऊपर वाले का आधा पार्ट है उसको C3 मान लिया, और नीचे वाले को मान लेते हैं C4। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकालेंगे, वही होगा ना इसका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इसके अंदर वो यही भी भरा हुआ है, मटेरियल भी भरा हुआ है, ठीक है, मटेरियल भरा हुआ है K2, ये हो गया।
अब देखो पहले हम C3 निकालते हैं। C3 वाला अगर ये मटेरियल ना होता तो क्या होता, मटेरियल ना होता तो इसका एरिया कितना होगा बोलो। इसका एरिया हमने लिया है अगर A, तो इसका एरिया तो A/2 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने माना है ना आधा आधा, तो आधा एरिया ऊपर आधा नीचे, और आधा ही बोला ना इसने। देखो L/2, L/2 से क्या पता चल रहा है कि ये आधा आधा मटेरियल भरा हुआ है ऊपर नीचे, तो एरिया इसका A/2 हो जाएगा और नीचे वाले का भी एरिया A/2 हो जाएगा। ठीक, तब इसमें अगर ये मटेरियल ना भरा होता तो कैपेसिटेंस क्या होती, तो कैपेसिटेंस होती A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यही होता ना अगर हवा भरी होती। लेकिन अगर मटेरियल भर दिया तो C3 क्या हो जाएगा, C3 मटेरियल भरने के बाद हो जाएगा K1 टाइम्स हवा वाला कैपेसिटेंस। तो हवा अगर भरी होती इस रेड वाले कैपेसिटर में तो क्या होता, कैपेसिटेंस A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हो गया ना। ऐसे ही नीचे वाला लिख लेंगे, तो नीचे वाला जो C4 होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा K2 टाइम्स, अगर इसमें हवा भरी होती तो कैपेसिटेंस कितना होता, कैपेसिटेंस होता A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सेम जितना ऊपर वाला उतना नीचे वाला, बस ये है कि मटेरियल अलग है। A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अभी रुक जाओ। अब देखो ये क्या है, बोल रहा है कि जो कैपेसिटेंस इसका है K1 वाले का, मतलब जब K भरने के बाद इस वाले कैपेसिटेंस में, इस वाले कैपेसिटर में हमने मटेरियल भरा तो C1 आ गया। अब और इस वाले कैपेसिटर में हमने दो मटेरियल भरे आधे आधे एरिया में, तो कुछ कैपेसिटेंस आएगा, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके बराबर होगा। तो वो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, दोनों पैरेलल में, तो ये लिख लेंगे हम C5 ले लो, C5 और C2। एक्चुअली इस पूरे C2 को, इस पूरे कैपेसिटर को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया ना, पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन इसका, इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये C2 तो ही C2 होगा ना, क्योंकि इसी के हमने दो टुकड़े करके पैरेलल में लगाए हैं। तो C2 विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C3 एंड C4। तो C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम, C3 सीधा ऐड कर देते हैं, C3 प्लस C4। अब ये ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, K1, ये A/2 एप्सिलॉन सब कॉमन आ गया, C3 प्लस C4 करेंगे तो क्या आएगा बोलो, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वो तो कॉमन आ गया, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ब्रैकेट में आ गया K1 प्लस K2। ठीक, तो ये आ गया हमारा C2। अब वो बोल रहा है कि जो C2 है, मटेरियल डालने के बाद, K1 K2 मटेरियल डालने के बाद जो C2 आएगा वो एक्चुअली इक्वल है किसके, C1 के, यही बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, तो अब रिलेशन निकालना है, तो हम C1 और C2 को बराबर कर देंगे और रिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, C1 और C2 को हम बराबर कर देंगे। तो C1 क्या था हमारा, C1 था Ka एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और C2 था हमारा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, K1 प्लस K2। इनको बराबर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा Ka एप्सिलॉन नॉट बाय डी इक्वल टू A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी K1 प्लस K2। अब देखो ये तो कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी K नहीं कटेगा, A कट जाएगा, D कट जाएगा, तो K आ गया आपका K1 प्लस K2 बाय 2। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन K, K1 एंड K2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं। ये पूछा गया है ऑल इंडिया 2012 में। इसमें बोल रहा है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस D/2। मतलब बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है हमारे पास, उसमें हमने एक स्लैब डाल दी, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसकी थिकनेस है d/2। मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स में के बीच में जो गैप है वो d है। बोल रहा है ना, d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में तो सेपरेशन है वो d है, और हमने जो स्लैब डाल रखी है, स्लैब डाल देते हैं एक K मटेरियल का, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया हमने, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी है, d/2। ऐसा बोला उसने कि d/2 इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और जो एरिया है, बोल रहा है कि एरिया सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो डाइलेक्ट्रिक हमने स्लैब डाली है उसका एरिया उतना ही है जितना प्लेट का एरिया है, तो मतलब ये आधा आधा भर दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या पूछ रहा है वो, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऐसे डाल दिया हमने, तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ ये जो भी दे रखा है, K, D और एरिया भी होगा कुछ। चलो ठीक है, जो भी है। हम क्या करते हैं, पहले तो एरिया मान लेते हैं कुछ, इसका एरिया मान लेते हैं A। तो स्लैब का एरिया भी उतना ही है, प्लेट का एरिया भी A ही है। अब इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, दिस कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ये वाला ऐसा कैपेसिटर। हम इसको दो कैपेसिटर मान सकते हैं। एक कैपेसिटर तो ये वाला हो गया जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और एक कैपेसिटर ये हो गया जिसके अंदर हवा भरी हुई है। दोनों कैपेसिटर एक के साथ एक लगे हुए ना, एक के पीछे एक लगे हुए हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर हम किस में मान सकते हैं, किस कॉम्बिनेशन में मान सकते हैं, सीरीज में मान सकते हैं। बिल्कुल सीरीज में मान सकते हैं, क्योंकि ये एक के पीछे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे मान सकते हैं हम। तो ऐसे हम मान लेंगे कि ये एक के साथ एक लगे हुए हैं, ये ऐसे, ये हो गया। इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम एक कैपेसिटर के को दो पार्ट्स में मान सकते हैं, दोनों पैरेलल में हो गए थे क्योंकि वो ऊपर नीचे लगे हुए थे। यहां पे एक के पीछे एक लगे हुए हैं, तो हम इन दोनों को मान लेते हैं कि ये सीरीज में मान सकते हैं। ठीक, तो एक में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक में हवा भरी हुई है। अब ये हो जाएगा आपका d/2, और ये भी d/2 हो जाएगा जो बचा हुआ है हवा वाला, और इसका एरिया हमने माना है अभी A। अब क्या करें, अब इसका दोनों सीरीज में है। अब पहले ये ले लेते हैं C1, इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं। पहले C1 C2 निकाल लेते हैं, कितना होगा। देखो C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ये लिख सकते हैं हम। ऐसे ही C2 को लिख लेंगे। C2 क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई मटेरियल भरा नहीं हुआ, तो ये तो सिंपली A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक, ये C1 C2 हमने निकाल दिया। अब इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। और वही पूछा गया है कि कितना कैपेसिटेंस होगा पूरे कैपेसिटर का, जब हम ये आधी डाइलेक्ट्रिक आधी स्लैब डाल देंगे इसमें। तो अब 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसको ले लेते हैं, C इक्विवेलेंट ले लेते हैं। चलो, इन दोनों का C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये हो जाएगा, हमें पता है सीरीज का फॉर्मूला ऐसे लगाना है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये 1/C1, इसका मतलब 1/C1 मतलब इसका ऑपोजिट हो गया। तो क्या हो जाएगा, d/2K A एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/C2 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, d/2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा, कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, d/2A एप्सिलॉन नॉट। तो d/2A एप्सिलॉन नॉट 1/K प्लस 1। ठीक है, अब इसको कर लो, एलसीएम ले लो, तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा d/2A एप्सिलॉन नॉट K प्लस 1/K।
ठीक, और सी इक्विवेलेंट करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/c इक्विवेलेंट दे रखा है तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा, ये इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ब्रैकेट में k+1। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया सी इक्विवेलेंट। अब आगे बढ़ते हैं, 30 देखते हैं। ये 2009 फॉरेन में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि अ मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर है जिसके बीच में हमने एक मेटल प्लेट को डाल दिया। तो मेटल प्लेट को डाल दिया, ऐसे समझ लो, ऐसे डाल दिया, ऐसे मेटल प्लेट को डाल दिया है, या तो ऐसे समझ लो, ऐसे कर लेते हैं। इतना मेटल प्लेट डाल दी हमने, भर दी। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, ये कंडक्टर है, मेटल प्लेट। तो यहां पे मेटल प्लेट डाल दी और यहां पे बाकी में हवा भरी हुई है। तो इसको मान लेते हैं, इसकी थिकनेस मान लेते हैं T, और ये पूरी थिकनेस मान लेते हैं, पैरेलल प्लेट की थिकनेस मान लेते हैं D। ठीक है, और तो ये कितना बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, D माइनस टी, टी माइनस टी हो जाएगा। तो हम बेसिकली किया क्या, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ था, उसके बीच में एक मेटल प्लेट भर दी जिसकी थिकनेस T है और बाकी में हवा है और उसकी थिकनेस D माइनस टी है। तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था कि हम इस पूरे कैपेसिटर को दो कैपेसिटर में तोड़ लेंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू टू कैपेसिटर्स। ऐसे एक कैपेसिटर ऐसा हो गया और दूसरा इसके सीरीज में लगा हुआ है, ये हो गया। अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना है बस। तो यहां पे मेटल भरा हुआ है, मेटल प्लेट, और बाकी में हवा भरी हुई है, एयर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल, इसको ले लेंगे C1 और ये ले लेंगे C2। उससे पहले कि हम कुछ करें, हम पहले ये पढ़ते हैं कि जब हमने मेटल प्लेट यहां पे भर दी तो इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो वो देख लेते हैं वो कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हमें पता होना चाहिए कि मेटल कितना है, क्योंकि दिया तो कुछ है नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कितना होता है। मान लो कि एक कंडक्टर को, अगर एक कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मान लो E0, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके अंदर तो हमें पता है 0 होगी। जो E नेट होगी, E नेट मान लो अभी कुछ, वो 0 होनी चाहिए ना, लेकिन E नेट हमें पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी जाती है, E नेट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी इसको नॉर्मल एक मटेरियल मान लो, अब एक कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E नेट आ गया। तो E नेट हम ऐसे दे सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर E नेट ऐसे होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। तो हम बोल सकते हैं कि K इक्वल टू ये हो जाएगा E0 अपॉन E नेट। और हम बोल सकते हैं कि फॉर कंडक्टर E नेट कितना होता है, 0 होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, ये हम उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। जब हमने कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, तो वो तो 0 ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। अब यहां पे अगर 0 रख देंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगी ना, इनफाइनाइट, मतलब K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इज इनफाइनाइट। ठीक, तो उसी को हम यूज कर लेंगे। तो इसका C कैपेसिटर, C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये T है, ये
इसको टी मान लो, ठीक है। और ये कितना था, ये डी बाई टी था, डी बाई टी। तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी हो गया। लेकिन के हमें पता है ये तो इनफाइनाइट है, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा पूरा। C1 की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अब C2 देख लेते हैं, C2 कितना हो जाएगा, C2 ये हो जाएगा, C2 तो चलो हवा वाला एयर वाला है ना, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, ठीक। अब ये एक C1 है एक C2 है, इन दोनों का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला ऐसे बोलता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। सीरीज में तो यही फॉर्मूला लगता है ना, प्लस 1/C2, और इसमें वैल्यू डाल देंगे हम, तो 1/C1 1/∞ प्लस, और ये कितना है 1/C2, तो इसका ऑपोजिट कर देंगे d माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब तो 1/∞ क्या होता है, ये तो जीरो ही होता है, तो ये तो जीरो होता है, तो जीरो प्लस दिस ये आ जाएगा d माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब 1/C इक्विवेलेंट ये आ रहा है हमारा d माइनस टी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी है ना, d माइनस टी, ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा कि उसने पूछा है कि व्हाट इज द इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले इसका कैपेसिटेंस क्या था, प्लेट डालने से पहले कैपेसिटेंस क्या था, उसको ले लेते हैं, सिंपल सी ले लेते हैं। प्लेट डालने से पहले कैपेसिटेंस क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही तो था, क्योंकि हर जगह हवा भरी हुई थी। प्लेट डालने से पहले कैपेसिटेंस है ये। अब प्लेट डालने के बाद कैपेसिटेंस आ गया हमारा ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, तो बताओ कौन सा ज्यादा है। अब देखो d माइनस टी ये तो छोटा हुआ ना d से, तो अगर d माइनस टी छोटा हो गया तो C इक्विवेलेंट तो अपना भी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट जो ऊपर है वो तो सेम ही है, ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे d है और यहाँ पे नीचे d से थोड़ा छोटा है कुछ, d माइनस टी, तो अगर ये छोटा हो जाएगा तो C इक्विवेलेंट अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, मेटल प्लेट डालने के बाद बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये हमने देख लिया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि ये जो हमारा C इक्विवेलेंट आया है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जितना हमने मेटल डाला है उसको आप इग्नोर कर दो, और जो बचा हुआ पार्ट है वही उसका कैपेसिटेंस ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। मतलब ये जो C1 आया है ये कितना आया है, C1 इन्फिनिटी आ गया ना, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा C इक्विवेलेंट में। तो C इक्विवेलेंट अगर आप C2 निकालोगे, C2 कितना है, C2 देखो कितना है, तो C2 के बराबर ही तो C इक्विवेलेंट आ रहा है ना। यहां पे लिख देते हैं इक्वल टू C2, ऐसे लिख देते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर हमने मेटल भर दिया किसी पार्ट में, किसी पोर्शन में, तो वो पोर्शन को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो बाकी बचा जो पार्ट है उसका कैपेसिटेंस ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ठीक। तो यही एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि कहीं पे हम मेटल भर दे तो वो चीज आप सीधा नेग्लेक्ट कर सकते हो, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वही टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये 31 देखते हैं, ये 2011 फॉरेन में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है फिगर शोज अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस बी अफेक्टेड इफ, पहला पार्ट है द फॉयल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। मतलब यह हुआ कि एक कैपेसिटर ऐसा दे रखा है और उसके बीच में एक फॉयल डाल दी पतली सी, जिसकी थिकनेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर सकते हो बोल रहा है। तो देख लेते हैं, तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले किया है कि हमने एक शीट कैपेसिटर के अंदर डाल दी जिसकी कुछ थिकनेस है, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा,
हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ये सीधा बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो हमने मेटल डाला उसकी थिकनेस डी में से माइनस कर दो और जो बचा हुआ पार्ट है उसी का जो कैपेसिटेंस आएगा वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम सीधा लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि डी नेग्लिजिबल थिकनेस, मतलब डी अप्रोक्सीमेटली 0 है, सॉरी टी जो थिकनेस है टी वह अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो हमारा सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिंपल डी, क्योंकि टी हमने ऑलमोस्ट 0 मान लिया, नेग्लिजिबल थिकनेस बोल रहा है ना, तो टी को हम 0 मान सकते हैं। तो डी हमारी आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये तो वही कैपेसिटेंस है जो पहले था। अगर फॉयल नहीं डालते तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या होती, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ही तो होती। फॉयल डालने से पहले कैपेसिटेंस ये होगी, ये थी, फॉयल डालने के बाद कैपेसिटेंस ये हो गई, मतलब एक्चुअली में ये हो गई, लेकिन डी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो बोल रहा है नेग्लेक्ट कर दो, तो फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो भी उतनी आएगी। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें लिखा है ना, जैसे पूछा इसने हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस बी अफेक्टेड, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। ठीक, तो फॉयल डाल देंगे अगर नेग्लिजिबल थिकनेस की तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट बोल रहा है, दूसरा पार्ट है द फॉयल इफ द फॉयल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट विद अ कंडक्टिंग वायर। मतलब इसको आपने अब एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इन दोनों प्लेट के बीच में मेटल भर दिया, पूरा नहीं भरा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा एक तार से जोड़ दिया ना। तो तार से जोड़ो, अब देखो कंडक्टर में ये होता है, एक तार पतली तार से जोड़ दो चाहे मोटी तार से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये इफेक्ट उसका वही रहता है। इफेक्ट का मतलब हुआ कि मान लो आपने तार से जोड़ दिया और अब आपने किसी बैटरी से जोड़ा इस कैपेसिटर को, तो चार्ज कहां पर आएगा, इस वाली प्लेट पे आएगा कि इस वाली प्लेट पे आएगा, अब इस वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, यही हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, क्योंकि अब हमने दोनों को तार से जोड़ दिया, तो फिर इसके ऊपर कोई चार्ज आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जो भी चार्ज आएगा इस वाली प्लेट के ऊपर आएगा, क्योंकि अब दोनों ये फॉयल और आपने इस प्लेट को तार से जोड़ दिया है, तो चार्ज इसके ऊपर ही आएगा और इस वाली के ऊपर आएगा, इन दोनों के ऊपर आएगा चार्ज, इस पे प्लस क्यू उस पे माइनस क्यू जैसा भी होगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब इन दोनों के ऊपर ही चार्ज आना है, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो फिर ये तो हट गया ना। तो अब ये जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो ये इतना ही होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाली फॉयल, एल्यूमिनियम की फॉयल और नीचे वाली प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ठीक, तो बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि हाँ, जब कंडक्टिंग वायर को जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर देखो क्या फर्क पड़ेगा। हमने क्या किया, ये आधा आधा मान लेते हैं, चलो जो भी है ये ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये अगर आधा आधा तो बोला नहीं है, तो फिर कुछ मान लेते हैं, D1 ले लेते हैं, D1। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 इज लेस देन D। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगी इसके बीच में, फॉयल और नीचे वाली प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 ले लो, C1 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। लेकिन हमको पता है D1 इज लेस देन D, तो इसका मतलब अगर D छोटा है तो C1 बढ़ जाएगा। सही है कि नहीं। देखो ना, पहले कैपेसिटेंस क्या थी, कैपेसिटेंस ये थी C A एप्सिलॉन नॉट बाय D थी। आपने क्या किया, फॉयल डाल के तार जोड़ दी, तो नीचे वाला कैपेसिटेंस ही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो नीचे वाला कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 आ रहा है और D1 D से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि C1 बड़ा हो जाएगा। जब D1 छोटा हो जाएगा तो C1 अपने आप ही बड़ा हो जाएगा ना, तो C1 कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 32 देखते हैं। ये दिल्ली में 2013 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस
इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। मतलब एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है V वोल्ट, और कैपेसिटेंस C ले लेते हैं चलो, ठीक। अब वो बोल रहा है कि द चार्ज स्टोर इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। मतलब इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, Q और माइनस Q ले लेते हैं, ठीक। तो Q की वैल्यू दे रखी है 360 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है चार्ज। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना, C इक्वल टू Q बाय V, ये तो लिख सकते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, CV, ये बोल सकते हैं हम। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, When potential across the capacitor is reduced by 120। मतलब अगर V की वैल्यू हम 120 कम कर दें तो चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120। मतलब अगर V की वैल्यू हम कम कर दें तो चार्ज की वैल्यू 120 माइक्रोकूलम हो जाएगी। मतलब इस केस में तो चलो वैल्यू डाल देते हैं, ये 360, इसमें अगर हम 360 डालें, पहले अगर हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है इस कैपेसिटर को, तो इसके ऊपर चार्ज 360 माइक्रोकूलम आएगा। माइक्रो इक्वल टू C कितना है, C तो अननोन है, पता नहीं है, V रहने देते हैं, CV की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब बोल रहा है कि जब हम V की वैल्यू में से 120 कम कर दें, वोल्टेज को 120 घटा दें, तो फिर चार्ज उसके ऊपर 120 माइक्रोकूलम आ जाता है। तो 120 माइक्रो को सेम इक्वेशन में यूज करेंगे Q इक्वल टू CV में। यहाँ पे Q की वैल्यू 120 माइक्रो हो जाएगी, इक्वल टू C तो चलो कांस्टेंट होता है, अभी तक तो कांस्टेंट ही, क्योंकि कोई डाइलेक्ट्रिक तो डाला नहीं है, और C की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल पर तो डिपेंड ही नहीं करती, तो इसीलिए C तो उतना ही रहेगा। और V हमारा, हमने ये बोल रहा है कि V 120 कम कर दिया तो V माइनस 120 कर देंगे। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब ये क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, ये कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C। तो इसको हम खोल लेंगे, ये आ जाएगा CV माइनस 120C, ऐसे लिख सकते हैं। और CV की वैल्यू हमको पता है 360 है, तो इसको लिख लेंगे 120 माइक्रो इक्वल टू 360 माइक्रो माइनस 120C। अब ये क्या हो जाएगा, 120C को इधर ले जाते हैं, 120C इक्वल टू 360 माइनस 120 माइक्रो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 240 माइक्रो। तो अब ये काट दो उसको, 120 से ये सीधा कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो C की वैल्यू तो आ गई 2 माइक्रो फेरेड। C की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रो फेरेड। तो ये हमारा C आ गया। अच्छा V भी पूछा उसने, तो V भी निकाल लेंगे, इसमें डाल देंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे C की वैल्यू। तो क्या आ जाएगी, 360 माइक्रो इक्वल टू C कितना है, 2 माइक्रो इंटू V। तो माइक्रो माइक्रो कट गया, 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो V की वैल्यू आ जाएगी 180 वोल्ट्स, ठीक। तो मतलब बैटरी का हमें आ गया, इनिशियली बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो 180 वोल्ट होगा। पहला पार्ट है ये, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। मतलब कि इसी कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा अगर हम जो V है उसमें उसको 120 और बढ़ा दें। मतलब दूसरा पार्ट ये कर लेते हैं, ये भी इजी है। ये Q कितना चार्ज आएगा, Q1 ले लेते हैं चलो, Q1 इक्वल टू सेम इक्वेशन लगाएंगे, C तो चलो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और V हमारा वो बोल रहा है कि 120 बढ़ा दिया इस बार, तो 120 बढ़ा देंगे तो V की वैल्यू हमको पता है 180 है, तो यहां पे रख देंगे। और C की वैल्यू हमें पता है 2 माइक्रो है, तो यही रख देंगे। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रो इंटू 180 प्लस 120। 180 प्लस 120 कितना होता है, ये होता है 300, और 300 इंटू 600, सो 600 माइक्रोकूलम आ जाएगा चार्ज उसके ऊपर, अगर हम V की वैल्यू को 120 बढ़ा दें, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 33 देखते हैं। ये 2009 दिल्ली में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द फिगर इज 4 माइक्रोफेरेड। मतलब दो कैपेसिटर दे रखे हैं 20 माइक्रोफेरेड और एक अननोन है C
इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरेड। तो पहला पार्ट है कि कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी। तो सी का कैपेसिटेंस निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो कर लेते हैं इसको। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, जब सीरीज में लगे होते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। दो कैपेसिटर हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये दे रखा है हमको सी इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरेड, तो हम कर लेंगे इसको 1/4 माइक्रो इक्वल टू 1 ये C1 की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो, 20 माइक्रो प्लस 1/C। तो यहां से हम 1/C ऐसे लिख लेंगे 1/C इक्वल टू 1/4 माइक्रो माइनस 1/20 माइक्रो। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कितना 20 माइक्रो और ये आ जाएगा 5 माइनस 4, नहीं सॉरी ये आ जाएगा 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/20 माइक्रो और ये इससे कट जाएगा 4 20 से काट देगा 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 माइक्रो। तो हमारे अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रो फेरेड। ठीक, तो ये तो आ गया हमारा सी की वैल्यू। अब आगे देखो सेकंड पार्ट में बोलता है कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। अब इससे हमने क्या किया, बैटरी जोड़ दी, ऐसे बैटरी जोड़ दी, ये लाइन ऐसे ही बना रखी है, ठीक है, ये गलती से आ गई, ये इसका कोई सेंस नहीं है। तो यहां पे एक हमने बैटरी जोड़ दी है जिसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट। अब क्या बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तो सिंपल है, क्या है, इन दोनों पे सेम चार्ज होगा क्योंकि ये तो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट सर्किट बना दे तो ऐसा बन जाएगा ना इक्विवेलेंट सर्किट, ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हो गया और सी इक्विवेलेंट यहां पे आ गया। ठीक, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है और सी, और जो चार्ज इसके ऊपर होगा वही चार्ज इन दोनों पे होगा क्योंकि सीरीज में तो चार्ज बराबर होता है सब पे। तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं कुछ Q है और यहां पे माइनस Q है। ठीक, तो हमें Q निकालना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं B इक्वल टू बी पार्ट में लिख देंगे Q इक्वल टू, C को लिख सकते हैं ना, C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन V, और V हमें पता है 12 है, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू, C इक्विवेलेंट कितना है हमारा, C इक्विवेलेंट आ गया था, वो दिया हुआ था 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 माइक्रो इंटू V की वैल्यू 12 है, तो ये आ जाएगा 48 माइक्रो, 48 माइक्रो कूलम, ये आ गया। अब देखो, तो यही बताना था हमको, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, जो चार्ज इसके ऊपर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के ऊपर, वही चार्ज इन दोनों पे आएगा। तो इस पे भी Q आ जाएगा, इस पे यहां पे माइनस Q और यहां पे फिर Q फिर माइनस Q। तो जो चार्ज इस पे आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे, वही चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स पे आ जाएगा। सीरीज में चार्ज बराबर होता है। तो हमने निकाल दिया कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 48 माइक्रो कूलम। ठीक, अब सी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको ले लेते हैं V1 और इसके अक्रॉस ले लेते हैं V2। ठीक है, और हमें पढ़ चुके हैं कि जो बैटरी लगा रखी होती है वो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप करती है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मतलब 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों के अक्रॉस। तो थोड़ा सा इसके अक्रॉस हो जाएगा और थोड़ा सा इस वाले के अक्रॉस हो जाएगा। तो V1 मान लेते हैं 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, C के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, और दोनों के अक्रॉस कितना है 12 माइक्रो। तो थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, तो दोनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 माइक्रो के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें V1 मान लेते हो तो इसमें कितना हो जाएगा 12 माइनस V1, या तो फिर V2 रहने दो, चलो इक्वेशन में लिख लेंगे उसको। तो V1 हम कैसे लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं जो ये इसके अक्रॉस इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाली
तो क्या हो जाएगा 20 माइक्रो, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी लगा रहे हैं हम। ये क्या चीज है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ये क्या चीज है? Q इज द चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। तो वही लगा लेते हैं। तो C की वैल्यू 20 माइक्रो है, Q कितना है? Q हम निकाल चुके हैं 48 माइक्रो अपॉन V1। तो V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? ये आ जाएगी 2.4 वोल्ट। ठीक, ऐसे ही इक्वेशन इस वाली के अक्रॉस लगा लेंगे, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना है ये C जो निकाला था हमने 5 माइक्रो फेरेड। तो 5 माइक्रो इक्वल टू Q कितना है? Q तो उतना ही है 48 माइक्रो अपॉन V2। तो इसमें V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 की वैल्यू आ जाएगी 9.6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये तो हमने निकाल लिया इक्वेशन लगा के। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस, एक के अक्रॉस आया 2.4, दूसरे के अक्रॉस आया 9.6, इन दोनों का सम करके देखो क्या 12 आता है? हाँ जाता है। 9.6 प्लस 2.4 12 ही आएगा। इससे पता चलता है कि जो भी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है पूरे सिस्टम के अक्रॉस, वो हो जाता है इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम। ठीक है ना, यहां से भी पता चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, सी पार्ट भी बचा हुआ है। नहीं, सी पार्ट तो हमने कर लिया, ये सी पार्ट ही था। ठीक है, बी पार्ट में क्या था? चार्ज था ना, वो तो हमने निकाल दिया था, और सी पार्ट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो वो निकल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 34 देखते हैं। ये ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। C2 ये फिगर दी हुई है। C2 के अंदर हमको निकालना है कि इसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, और इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब इन द सर्किट शोन इन द फिगर गिवन पोटेंशियल एट ए। अच्छा, पोटेंशियल एट ए दे रखा है 90, मतलब VA दे रखा है आपको 90 वोल्ट, और C1 की वैल्यू दे रखी है, C2 C3 सब दे रखे हैं। ठीक है, ये C1 है, C2 C3। अब ये देखो एक चीज और दे रखी है, ये एक तार जोड़ रखी है कहीं पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ग्राउंड में, मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जांपल में देखा था कि तार को अगर हम किसी ग्राउंड से जोड़ दें तो हम ऐसा सिंबल बनाते हैं। ऐसा सिंबल का मतलब होता है कि हमने ग्राउंड से जोड़ दिया, ग्राउंडेड, मतलब तार को हमने अंदर डाल दिया अर्थ के। क्या मतलब होता है इसका? कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? देखो, अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ को चार्ज करना लगभग इम्पॉसिबल है, इंसान के बस की तो है ही नहीं। अर्थ इतना बड़ा है कि वो चार्ज ही नहीं हो पाता, उसको चार्ज करना आप ये मानो कि इम्पॉसिबल ही है, लगभग इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, जब अर्थ के ऊपर चार्ज ही नहीं आएगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल क्या आ जाएगा? तो उसका पोटेंशियल हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। वो हमने पढ़ा है ना कि कोई स्फेयर होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। तो जब चार्ज ही नहीं होगा अर्थ के ऊपर तो काय का पोटेंशियल? तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, ये मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो यही सिंबल है इसका कि अर्थ कर दिया, तार को अर्थ में डाल दिया, और उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। तो ए का पोटेंशियल 90 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। तो हम ये मान सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिस्टम कितना है? 90 - 0। ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये C1 हो गया, ये C2, C1 C2 और ये C3, और इन दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जो कि 90 वोल्ट की है। कैसे? क्योंकि ये 90 वोल्ट का, ये पॉइंट 90 वोल्ट पे और ये पॉइंट 0 वोल्ट पे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 90 - 0। हायर पोटेंशियल यहां पर है, लोअर पोटेंशियल यहां पर है, तो 90 - 0। तो हम बोल सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया 90 वोल्ट की, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं।
ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 90, तो बैटरी हमने इस सिस्टम को ऐसे बना लिया कि 90 वोल्ट की बैटरी लगा दी C1 C2 C3 के अक्रॉस। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिस्टम इज 90। अब ये तीनों तो सीरीज में लगे हुए हैं और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस C2। तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ तो होगा ना, इन तीनों का कुछ इक्विवेलेंट होगा, उसको बोल देते हैं C इक्विवेलेंट, और इसको बैटरी के साथ ये जोड़ देते हैं, ये बैटरी से जुड़ जाएगा। 90 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, तो C इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा सीरीज वाला, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, कितना आ जाएगा, 1/ कितना है ये 20, 1/20 माइक्रो, नीचे लिख लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/20 माइक्रो प्लस 1/30 माइक्रो प्लस 1/15 माइक्रो। ठीक, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। चलो इसमें से पहले 5 माइक्रो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/5 माइक्रो, कॉमन ले सकते हैं तीनों में से नीचे से, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब ले लेते हैं इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 माइक्रो, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 9/12, तो 9/60 माइक्रो। तो C इक्विवेलेंट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 60 बाय, इसको काट देंगे 3 से, 3 3 320, तो 20 माइक्रो बाय 3 आ गया, 20 माइक्रो बाय 3 फेरेड। ये तो C इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पे चार्ज कितना आएगा। तो इसके ऊपर हम इसके अक्रॉस मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल है V2, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो V2 कैसे निकालेंगे, पहले हम चार्ज निकाल लेंगे इसके ऊपर, मान लेते हैं चार्ज आ जाएगा Q और ये माइनस Q। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट पे चार्ज निकाल लेंगे और वही चार्ज आएगा इन तीनों के ऊपर, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये हम देख चुके हैं। तो अब पहले C निकाल लेते हैं, ये Q निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट को रख सकते हैं हम किसके बराबर, Q अपॉन V। V कितना है 90, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से काट दो 330, तो Q की वैल्यू आ गई कितनी 600 माइक्रोकूलम, ये इधर चला जाएगा ना, 600 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक, ये तो आ गया चार्ज ऑन दिस इक्विवेलेंट सर्किट, और यही चार्ज होगा सबके ऊपर, यहां पे भी Q माइनस Q, फिर ये Q माइनस Q, फिर यहां पे Q माइनस Q। ठीक है, तो अब इस पे भी C2 पे के ऊपर भी यही चार्ज होगा सेम, तो इस पे हम इक्वेशन लगा लेंगे C2 इक्वल टू Q अपॉन V2, और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू डाल देंगे ये रही 30 माइक्रो, और V2 निकाल लेंगे पहले। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2, Q कितना है, चार्ज कितना है 600 माइक्रो अपॉन C2 कितना है 30 माइक्रो फेरेड, तो माइक्रो तो कट गया और ये 30 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20 वोल्ट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया अक्रॉस C2, 20 वोल्ट आ गया। अब इसमें यह भी पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो C2 के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको ले लेते हैं W2, और ये कितना हो जाएगा, हाफ, फॉर्मूला वही है, हाफ क्या लगाएं, CV² लगा लेते हैं, C2 इंटू V2 स्क्वायर, हमें दोनों चीजें पता है। तो हाफ C2 कितना है, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 माइक्रोफेरेड, और V2 हमारा निकला है, कितना निकला है 20 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 30 माइक्रो इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक, तो W2 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हाफ इंटू 30 माइक्रो
इंटू 400 और ये इससे कट जाएगा, ये 200 हो जाएगा और 200 इंटू 30 हो जाएगा 6000 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 35 देखते हैं। ये पूछा गया है 2009 कंपार्टमेंट में। इसमें बोल रहा है कि अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन, ऐसे फिगर दी हुई है, हैज अ टोटल एनर्जी ऑफ 160 मिली जूल स्टोर्ड इन इट, मतलब पूरे सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो रखी है 160 मिली जूल। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम एंड वैल्यू ऑफ जेड। तो देखो इसका कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। और ये 200 वोल्ट का जो ये प्लस माइनस दे रखा है ना, एक्चुअली बैटरी लगा रखी है, ये इसका सिंबल ऐसे भी, मतलब ये बैटरी दिखा नहीं रखी, लेकिन ये बताना चाह रहा है कि 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी मान लो कि 200 वोल्ट की लगी हुई है, तो इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। और हमें पता है कि इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है कि सारे कैपेसिटर्स को हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक। उसको सी रहने देते हैं, चलो सी रहने देते हैं, सी इक्विवेलेंट को हमने सी ले लिया, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इतनी एनर्जी स्टोर हो रखी है पूरे सिस्टम में, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उतनी एनर्जी इसी के अंदर स्टोर होगी। इक्विवेलेंट सर्किट वही तो होता है कि हम इस सर्किट को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, ठीक। जितनी एनर्जी स्टोर होगी पूरे सिस्टम में वो एनर्जी उसी के अंदर रहेगी उतनी, ठीक है। तो हमें बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर अब दे रखा है 160 मिली जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम, तो इसके अंदर भी उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। तो हम बोल सकते हैं W इक्वल टू ये दिया हुआ है 160 मिली जूल, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 जूल दे रखा है। और ये हमें पता है कि हम इसमें लगा रहे हैं अगर फॉर्मूला वर्क एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और वी कितना है 200 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, इसको ये हाफ इंटू सी इंटू ये 200, ये हो जाएगा 40000, ठीक है, इक्वल टू 160 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको काट देते हैं, यहां से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20000, 20,000, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, इसको कर लेते हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर -6 आ गया हमारा फेरेड। तो इसको 8 माइक्रो फेरेड भी लिख सकते हैं, 8 माइक्रो फेरेड, ठीक है। और वो आगे पूछता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमने निकाल लिया, वही पूछा था उसने, और पूछ रहा है वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड की वैल्यू भी निकालनी है। इस फिगर में जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो तो हमने निकाल लिया 8 माइक्रोफैरेड, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरेड है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें उसी इक्वेशन में Z आ जाएगा, और उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यहां से जो निकालेंगे हम 8 माइक्रोफैरेड के बराबर रख देंगे, तो Z की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमें देखते हैं कि इसमें हम शुरू करते हैं यहां से, ये दो कैपेसिटर किसमें लगे हुए हैं, ये दोनों 7 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड किसमें लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं इसमें पैरेलल में। तो पैरेलल में हम इसको देखो, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे बना सकते हैं, इसका छोटा एक सर्किट बना दो, दोबारा से एक सर्किट ऐसा बना लेता हूं जिसमें कि ये 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक, और उसके बाद 7 और 3 ऐसे लगे हुए हैं। तो 7 और 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में तो सीधा ऐड हो जाएंगे ना, तो ये भी 10 हो जाएगा, 10, तो ये भी 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। यहां पे इसको लिख देता हूं C1 इक्वल टू 7 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो इक्वल टू 10 माइक्रो, और ये C1 ही है, ठीक है ना। और साथ में लगा हुआ है 15 माइक्रोफैरेड। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये साथ में लगा हुआ है Z लगा हुआ है, Z माइक्रो भी लगा हुआ है, चलो ठीक है, तो Z हो गया। अब
हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस बैटरी लगा रखी है, ये 10, 10 और 15 ये किस में आ जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएंगे। तो इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। यहां से हम कहां गए हैं, यहां गए हैं, ठीक है। इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, ये आ गया। इसको और छोटा करते हैं, तो इसका छोटा करके ऐसे बना लेंगे। ये तीनों सीरीज में है, तो इसका सीरीज में कैसे निकालेंगे, उसको C2 ले लेते हैं। तो 1/C2, 1/C2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/10, 10 माइक्रो प्लस 1/10 माइक्रो प्लस 1/10 माइक्रो, ये कितना आ गया, 3/10 माइक्रो। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइक्रो अपॉन 3, ये फेराड आ गई। तो C2 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का, सॉरी 15 है, यहां पे 15 लगाना है, ये गलती हो गई, यहां पे हमको 15 दे रखा है, तो ये वाला दिया हुआ ना 15, तो 10, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसमें से 5 माइक्रो हम कॉमन ले लेंगे और उसके बाद C2 निकाल के देखते हैं, चलो कितना आता है। 1/C2 इक्वल टू 1/5 माइक्रो, ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 1/2 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो 1/5 माइक्रो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 4/3, तो 4/3 ऐसे लिख लेंगे, 4/15 माइक्रो। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइक्रो अपॉन 4, ये फेराड, ये आ गई। तो हम जो इस सर्किट को फिर दोबारा से छोटा कर सकते हैं कि हमने इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया और इसका इन तीनों का निकाल लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कितना आ गया, ये 15 माइक्रो बाय 4 फेराड। तो अब हम बोल सकते हैं वो जो आया इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो Z के साथ पैरेलल में होगा। ये पता ही चल रहा है कि इनका, तो हम इसको छोटा कर लेंगे सर्किट को, ठीक, इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया C2 लगा हुआ है और साथ में Z लगा हुआ है, Z माइक्रो फेराड, और ये लगा हुआ है, यहां पे बैटरी लगी हुई है। तो हमने इसको और छोटा कर लिया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई बड़ा सर्किट होता है तो हम उसको छोटा करते करते हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। पहले ये देखते हैं, पहले हमने देखा ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में लगा दिया कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये छोटा कर दिया सर्किट, फिर इन तीनों को सीरीज में लगा दिया, फिर इसका कॉम्बिनेशन निकाल दिया, इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो वो आ गया C2 हमारा जो भी आया। फिर उसके साथ ये Z पैरेलल में हो जाएगा, ये Z माइक्रो फेराड है, ये पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी यही है, लेकिन ठीक है लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब C2 और Z ये पैरेलल में होंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन का फाइनल जो बनेगा इसका वही बन जाएगा घुमा फिरा के, क्या बन जाएगा, जो हमने शुरू में बनाया था। इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा C के बराबर, जो हमने ये किया था ना। कुल मिला के यही तो पहुंचना है हमको। तो धीरे धीरे हमने यहां किया, पहले इसको छोटा कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहां से क्या किया, और छोटा कर दिया सर्किट को ये। फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो वही आएगा जो हमने शुरू में लिया था, इक्विवेलेंट C, ठीक है। तो C2 प्लस, अब ये पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 प्लस Z, तो उसको ले लेते हैं C3, सॉरी 1/, नहीं आएगा, तो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो सीधा ऐड हो जाएगा, C3 ले लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा C2 प्लस, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो C2 प्लस Z माइक्रो, और C2 कितना है, C2 है 15 माइक्रो बाय 4 प्लस Z माइक्रो, और ये आ जाएगा C3। लेकिन हमको पता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी आएगा वो तो C के बराबर है, और C हम निकाल चुके हैं कितना, ये रहा 8 माइक्रो फेराड। तो हम बोल देंगे C3 इज इक्वल टू C, ठीक। तो 15 माइक्रो फेराड अपॉन 4 प्लस Z माइक्रो इक्वल टू C की वैल्यू कितनी थी, 8 माइक्रो। तो अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो Z माइक्रो कितना हो जाएगा, Z माइक्रो इक्वल टू, माइक्रो तो कट ही जाएगा, वैसे कट गया ये, हमें तो Z की वैल्यू निकालनी है ना। तो Z आ जाएगा 8 माइनस 15 बाय 4, ये कितना आ गया, इसको एलसीएम ले 32 माइनस 15 बाय 4,
तो यह आ जाएगा हमारा 17/4। तो वैल्यू आ गई z की हमारे पास 17/4। तो ऐसे निकालना है हमको, ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक। तो हमने सारे पार्ट कर लिए, और तो कुछ नहीं है ना इसमें। हाँ, बस यही पूछा था कि z की वैल्यू निकालनी है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 8 माइक्रोफैरड है और z की वैल्यू हमने निकाल दी 17/4, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज 2.13 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।